हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन जीवन ज्योति बायोलॉजी चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो देखते समय प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक थम्स अप मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे हैं, आइए देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहे हैं नेम दी फॉलोइंग, नीचे लिखे हुए सेंटेंसेस का आपको टेक्निकल वर्ड लिखना है। पहला, द केमिकल यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप बहुत खुश हो जाते हैं ऐसा क्वेश्चन जैसे आपके सामने आता है, आपको लगता है अरे वाह ये तो बहुत इजी है, इजीएस्ट क्वेश्चन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ काउंसिल के हिसाब से आपको लिखना है आयोडीन, DINE, साथ में लगाना है वर्ड सोल्यूशन। क्यों, कब, कहाँ नहीं पता, आपको पूरा आंसर लिखना है आयोडीन सोल्यूशन। दिस इज योर आंसर। वो पूछ रहे हैं द केमिकल यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के बाद किस केमिकल के द्वारा ये टेस्ट किया जाता है कि स्टार्च बना है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका आंसर हो गया आयोडीन सोल्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या कह रही है, द प्रोसेस बाय विच आयंस, कोई भी आयन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, कोई भी आयन है ना, द प्रोसेस, वो काम, वो प्रोसेस बाय विच द आयंस पास थ्रू देयर लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ लिविंग मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी। कुछ वर्ड्स पे फोकस करें, यहाँ जो एनर्जी होगी ना उसकी जगह पे ATP भी लिखा जा सकता है। इस सेंटेंस का हिंदी में मीनिंग हुआ कि आप उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें आयंस, कोई भी आयंस जो अभी बोले, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, पास थ्रू देयर लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन। लोअर का मतलब कंसीडर करिए कि एक रूट बना रहे हैं, इसको रूट बनाया मैंने, ये रूट है, ठीक है, रूट में ये रूट हेयर है, ये बना लिया, और यहाँ सॉइल लगा लेते हैं, ये सॉइल लगा दिया, ठीक है, मिट्टी लगा दी हमने, सॉइल भी लगा दी, ये सॉइल हो गया। अब इस सॉइल में अगर पोटेशियम आयन या कैल्शियम लिख लेते जिसको आप ज्यादा पहचानते, कैल्शियम आयंस कंपाउंड के फॉर्म्स में हैं और इसके अंदर यहाँ पर इसका कंसेंट्रेशन लो है। मिट्टी में कैल्शियम आयन का कंसेंट्रेशन कम है। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कम है तो इसका मतलब तुलना हो रही है। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पास 2 रुपए आपसे ज्यादा है, तो ये आपसे वर्ड आया ना, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी जगह कैल्शियम कहाँ है, वो रूट हेयर के अंदर है। इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, ये हो गया रूट का ये रूट हेयर। अब रूट हेयर के चारों तरफ लिविंग मेम्ब्रेन होगी। लिविंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये प्लाज्मा, लिविंग मेम्ब्रेन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहने का मतलब क्वेश्चन आपको ये क्लियर किया कि अगर मिट्टी में किसी आयन का कंसेंट्रेशन कम है, रूट में ऑलरेडी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ एक्सेस है, यहाँ पे कैल्शियम आयन को हमने एक्सेस लगा लिया, ठीक है, ज्यादा है। साइंटिफिकली चले अगर तो इस यहाँ पर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मिट्टी से कैल्शियम को रूट में नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि कैल्शियम मिट्टी में कम है और रूट में ज्यादा है। लेकिन रूट क्या करता है, रूट कहता है कि मैं अपनी एनर्जी का, पावर का इस्तेमाल करूंगा। वो पावर किस फॉर्म में है, ATP, और कैल्शियम को खींच लूंगा, राइट। ऐसे वाले टर्म को क्या कहते हैं? आंसर यहां लिख लेते हैं, आंसर हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमने वर्ड यूज किया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आंसर है, टेक्निकल टर्म आपका ये। यानी इस सेंटेंस का आंसर क्या, द प्रोसेस बाय विच ions pass from their lower to higher concentration through a living membrane using energy. The correct term is active transport, ठीक है। अब यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन जनरेट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऐसे नहीं आया तो आएगा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और उस फॉलोइंग टर्म में ये टर्म दिया होगा, ठीक। आइए चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल कहाँ कहाँ रहा है, पहला नंबर मिल रहा है आपको मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम
लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर आपके सेंटेंस में होना चाहिए। थ्रू लिविंग मेम्ब्रेन लिख रहे हैं, ठीक है। थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहे हैं, ठीक है। थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिख रहे हैं, तब भी ठीक है। थ्रू मेम्ब्रेन लिख रहे हैं, तब भी ठीक है। यानी यहाँ पे हम थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, कोई कुछ वर्ड जितने मैंने बोले उतने आप लिख सकते हैं, पर यहाँ कोई चेंज नहीं हो सकता। और ये कीवर्ड है एटीपी, यानी अगर आए टर्म कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करिए, देन यू विल राइट द प्रोसेस बाय व्हिच द आयंस pass from their lower to higher concentration through plasma membrane or living membrane by using energy कीवर्ड है। पूरा सेंटेंस लिखा आपने, ठीक है। और एटीपी नहीं लिखा या एनर्जी नहीं लिखा तो इसकी डेफिनेशन में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगला आइए थर्ड, क्या कह रहे हैं? द प्रोसेस बाय विच द ब्लड फ्लोज, ब्लड को बहाकर ले जाना है। द प्रोसेस बाय विच द ब्लड फ्लोज थ्रू ग्लोमेरुलस अंडर हाई प्रेशर, ग्लोमेरुलस के अंदर हाई प्रेशर में जो ब्लड जा रहा है उससे कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल में पाए जाने वाले कैपिलरीज हैं। मैं आपको बता रही हूं कि ग्लोमेरुलस जो बोमेन्स कैप्सूल होता है उसके अंदर टफ्ट बनाता है। इससे आपको मिलवा देते हैं यहाँ पे अभी कि क्या चीज की बात हो रही है, ग्लोमेरुलस है कहाँ पे, ठीक है। ये पोर्शन क्लियर करते हैं और ऊपर लेकर आते हैं। इसको देखिए आप, ये किडनी के अंदर पाया जाने वाला कंपोनेंट है, ठीक है। किडनी के अंदर पाया जाने वाला कंपोनेंट है, मतलब कि हमें बनाना है, इसको आप कहते हो बोमेन्स कैप्सूल। ये नेफ्रॉन का हिस्सा है और एक किडनी के अंदर ऐसे ढेर सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं और ये इन्होंने बनाया है बोमेन्स कैप्सूल। ये देखिए, ये बोमेन्स कैप्सूल, इसको कह रहे हैं हम बोमेन्स कैप्सूल, BOMMAN_SCAPSULE, ये है बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो वर्ड ग्लोमेरुलस यूज कर रहे हैं ना, ये ग्लोमेरुलस फाइन कैपिलरी को कहते हैं। कैपिलरी ब्लड कैपिलरी होती है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो जा रही होगी वो आर्टरियोल होगी। यहाँ इसने फाइन 2 या 3 आपको बना के दिखाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक कैपिलरी, दूसरी कैपिलरी और तीसरी कैपिलरी, ये सब रियूनाइट होके बाहर आएंगी और ये वाली नैरो हो जाएगी। तो कह रहे हैं यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो इससे कौन सा प्रोसेस होने वाला है? और यहाँ आपका जो आंसर होगा उसको आप कहेंगे अल्ट्रा फिल्टरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी एक ऑप्शन है आपके पास, आएगा एक क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म में ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखा होगा। आप इस पूरे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं और ये इसमें लिखना है कि दिस फिल्टरेशन इज बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वर्ड यहाँ कीवर्ड है, लिखना ही पड़ेगा। हाइड्रोस्टैटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्लड है ना, एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस कैपिलरी के अंदर ब्लड है, इसके अंदर ब्लड जा रहा है, उसका प्रेशर बहुत हाई है, इतना ज्यादा है कि यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ थोड़े बहुत अच्छे प्रोडक्ट भी फिल्टर हो जाते हैं। बहुत हाई प्रेशर है। तो ये जो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो ब्लड के लिए यूज किया जा रहा है जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा का मतलब ये होता है मैक्सिमम जो फिल्टर किया जा सके, यानी यहाँ से मैक्सिमम यूरिया फिल्टर कर दिया, यहाँ से मैक्सिमम वाटर फिल्टर कर दिया, यहाँ से हमने कुछ आयंस फिल्टर कर दिए। सो दिस इज द प्रोसेस टर्म्ड एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसी क्वेश्चन का ना नेक्स्ट पॉइंट है ना, फोर्थ पे आते हैं। क्या कह रहे हैं? द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फूड, ऐसे उत्तक का नाम बताइए जो बने हुए भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीव्स। पत्तियां भोजन बना रही हैं, वहां से हमें फूड को ट्रांसफर करना है टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की बाकी जगह पर, जैसे कि रूट में ट्रांसफर कर रहा है, स्टेम में ट्रांसफर कर रहा है, फ्रूट में ट्रांसफर कर रहा है। यहाँ आपका आंसर है PHLOEM, फ्लोएम। ये हो गया। स्पेलिंग पे गौर करेंगे। फिर कह रहे हैं द हॉर्मोन्स दैट स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस देयर स्पेसिफिक हार्मोन्स।
उन हार्मोन्स के नाम बताने हैं, उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म में, उसका नाम बताना है, जो दूसरी ग्लैंड्स के पास जाते हैं और उन ग्लैंड्स को सोते से जगाते, भाई उठ जाओ अब तुम्हारा काम आ गया, तुम्हें अपने वाले हार्मोन निकालने हैं। मतलब ये जो हार्मोन है वो किसी और ग्लैंड से निकल रहे हैं, ठीक है, और जा किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड में रहे हैं, और उस एंडोक्राइन ग्लैंड से कह रहे हैं कि भाई मैडम एंडोक्राइन ग्लैंड उठ जाइए, अब आपका काम शुरू होने वाला है, ठीक है। ऐसे वाले पहले तो आंसर ले लेते हैं। ऐसे हार्मोन्स को, हार्मोन्स का नाम बताना है ना, ये कह रहे हैं हार्मोन्स, दी हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट, तो हमें हार्मोन्स का नाम बताना है, ग्लैंड का नहीं, हार्मोन्स का नाम बताना है। आपका आंसर हो गया TROPIC, ट्रॉपिक हार्मोन्स, HORMONES। पहले तो इस स्टेटमेंट का ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन यही खत्म, ये आपका आंसर हो गया। अगला, अभी ऊपर जैसे पढ़ा था हम लोग ने, दो डिफाइन, अब क्या होता है कभी कभी आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, उसमें दिया होगा ट्रॉपिक हार्मोन्स, राइट। जो स्टेटमेंट लिखा है ना सामने, एग्जैक्टली वही आंसर हमें लिखना है। ट्रॉपिक हार्मोन्स आर दोज हार्मोन्स which stimulate other endocrine glands to produce their specific hormones। अब इन ट्रॉपिक हार्मोन्स को निकालता कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और पता है ये मास्टर ग्लैंड है कहाँ पे? आपके मास्टर पर। आपका मास्टर कौन है? ब्रेन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पाई जा रही है ब्रेन वाले हिस्से में। अब इन ट्रॉपिक हार्मोन में एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर यही खत्म हो गया। अगर टर्म डिफाइन करने को आए, ट्रॉपिक हार्मोन डिफाइन करने को आए, तो इस स्टेटमेंट के बाद आपको एक एग्जाम्पल लिखना है, और एग्जाम्पल में सबसे इजी वाला एग्जाम्पल लिखिए जिसका नाम है TSH। अब अगर इसका पूरा नाम लिखें तो हम लिखेंगे THYROID, थायराइड स्टिम्युलेटिंग, MULATING, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, HORMONE, TSH, TS और H। क्या है ये? ट्रॉपिक हार्मोन। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे थायराइड से निकल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थायराइड से बिल्कुल, ये थायराइड के पास इसको जाना है, मैसेंजर है ये। इसको स्रावित करने का काम, इस हार्मोन को निकालने का काम, इस हार्मोन को रिलीज करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का है। इस हार्मोन को ट्रॉपिक हार्मोन कहेंगे क्योंकि डायरेक्शनल है। ये जा रहा है, सीधे के सीधे जा रहा है थायराइड ग्लैंड के पास। क्या कह रहा है? थायराइड स्टिमुलेट, जगा रहा है थायराइड ग्लैंड को, कह रहा है भाई आप थायरॉक्सिन निकालिए, इस समय बॉडी को थायरॉक्सिन की जरूरत है। तो सिंपली दो स्टेटमेंट बनी, एक तो सेंटेंस दिया हुआ है जिसका आंसर था ट्रॉपिक हार्मोन, और अगर ये डिफाइन करने को आए तो आपको ये सेंटेंस लिखने के साथ साथ आपको बताना है दीज हार्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम पिट्यूटरी या बाय पिट्यूटरी, एंड द एग्जांपल इज TSH। TSH का पूरा नाम यानी एब्रिविएशन के फॉर्म में भी आता है कि जस्ट टू एक्सप्लेन और जस्ट टू राइट द नेम ऑफ TSH, राइट। अब उसी सेक्शन ए के जो 40 मार्क का क्वेश्चन है उसका जो दूसरा पैटर्न, क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या कह रहे हैं? करेक्ट एंड रीराइट। फोकस करिएगा, क्वेश्चन पेपर पढ़ने का प्रोसीजर ही यही है। जब आपको पेपर मिले तो उसमें जो चीज पूछा जा रहा है तो उसको आप अंडरलाइन कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जब उस पे एज एंड व्हेन यू विल मूव योर आइज, जब आप अपनी आंखें दोबारा जाओगे तो सीधे यही जाएगी, रीराइट द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया है उसको सही करते हुए लिखिए, यानी उन्होंने बता रखा है कि इनकरेक्ट है। आइए देखते हैं पहला क्या है। पहला कह रहे हैं द मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज मैग्नीशियम। ब्लड का थक्का जमाने के लिए हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्लड का थक्का जमाने के लिए हमें मैग्नीशियम की नहीं बल्कि कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। करेक्ट, व्हाट इज कैल्शियम? अच्छा, एक और बात, क्योंकि क्लास 9th में विटामिन के दिया हुआ है तो कभी कभी गलती से एग्जाम प्रेशर में आप यहाँ विटामिन के लिख जाते हैं, बट क्वेश्चन स्पेशली कह रहा है मिनरल एलिमेंट, यानी हमें यहाँ एलिमेंट लिखना है, किसी विटामिन के बारे में नहीं पूछ रहा। तो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग मैग्नीशियम विल राइट, इसकी जगह पे हमें टर्म लिखना है कैल्शियम। ये हो गया आंसर, करेक्ट है ना,
CIUM। दूसरी चीज रीराइट बोला है, तो रीराइट बोला है तो ये सेंटेंस पूरा लिखना पड़ेगा। खाली कैल्शियम लिखने के नंबर नहीं होते, आपको लिखना है द मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज कैल्शियम, एक पूरा हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहे हैं द न्यूरॉन दैट कन्वेज, न्यूरॉन नर्व्स का यूनिट है, राइट, नर्वस सिस्टम का यूनिट है, ये भी कह सकते हैं। The neuron that conveys impulse from all receptor to the central nervous system। central nervous system का मतलब हो गया CNS। ये आपसे कह रहे हैं, कंसीडर करिए, जैसे ये रिसेप्टर है, ये मेरा हाथ, ठीक, इसको यहाँ लगा लेते हैं, ये मेरा हाथ है, यहाँ मैंने पिंच किया ऐसे, और अब मुझे पेन फील हो रहा है, इतना टाइम लगता नहीं है क्योंकि मैं खुद से कर रही हूँ, समझा रही हूँ इसलिए। तो रिसेप्टर ये हुआ और ये पेन फील हो रहा है का मैसेज CNS में गया, तो ये वाले नर्व्स में जो न्यूरॉन है उन्हें क्या कहा जाना चाहिए, तो कह रहे हैं द न्यूरॉन दैट कन्वेज इंपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मोटर न्यूरॉन। नो, राइट, जब भी किसी ऑर्गन से या किसी मसल से मैसेज को इंटरप्रिटेशन के लिए CNS में भेजा जाता है तो वो न्यूरॉन नंबर 1, वो न्यूरॉन या नर्व, कोई भी वर्ड हो, न्यूरॉन लिखा हो या नर्व लिखा हो, दोनों को एक साथ क्लियर करिए, वो मोटर की जगह पर सेंसरी होगी। यानी जब इसको आप रीराइट करेंगे तो वर्ड हो जाएगा SENSORY, सेंसरी, या न्यूरॉन या नर्व, जो भी लिखा हो, स्टेटमेंट में जो भी दिया हो। अब ये करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं द लॉस ऑफ प्लांट सैप, सैप थ्रू द कट सरफेस ऑफ द प्लांट। सैप वर्ड का मतलब होता है वाटर भी जा रहा है, सॉल्ट भी जा रहा है, मिनरल्स भी जा रहा है, नॉट ओनली वाटर, राइट। द लॉस ऑफ वाटर सैप थ्रू द कट सरफेस ऑफ द प्लांट इज नोन एज गटेशन। जी नहीं, गटेशन हम उसको कहते हैं जो पत्ती की मार्जिन से होता है ड्रॉप के फॉर्म में, ये है गटेशन। इन्होंने कहा है थ्रो कट, किधर गया ये कट सरफेस, कहने का मतलब हमने एक स्टेम बनाया, ये स्टेम है और यहां से सरफेस कट हो गई और यहां से जो सैप बाहर आ रहा है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये है, ये है, ये बिल्कुल नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन। तो गटेशन की जगह पर जो करेक्ट वर्ड होगा उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे ब्लीडिंग। अब क्वेश्चन ये होता है कि गटेशन क्या था, गटेशन था दैट oozing out of water in form of water droplets from the leaf margin only। किसी भी हिस्से से नहीं है ना, कट सरफेस तो कहीं भी हो सकता है, स्टेम में हो सकता है, लीफ में हो सकता है, फ्लावर के पेडियंकल में हो सकता है, पेडिसल में हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ब्लीडिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या कह रहे हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जुड़ने का पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का टर्मिनल ब्रांच। अगर एक रफ स्केच बनाए ना न्यूरॉन, तो ये बनाया साइटॉन, उसका न्यूक्लियस, ये बनाया एक्सॉन और ये हो गया उसके टर्मिनल ब्रांच, ये हो गया, इसको एक्सॉन कहेंगे, AXON। आई होप क्लियर, न्यूरॉन की बात हो रही है। एक न्यूरॉन का ये एक्सॉन है, ठीक है, और ये डेंड्राइट्स है, इस वाले ब्रांच को, इसको आप DENDRITES कहते हो, डेंड्राइट्स कहते हो। इसको हम लोग सेल बॉडी या साइटॉन कहते हैं। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है। सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट तो अभी दिखाया नहीं, बिटवीन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सॉन। किसी चीज का टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, जहां वो खत्म हो रहा है, तो किसी न्यूरॉन के एक्सॉन का टर्मिनल पॉइंट। ये सेंटेंस यहां खत्म हुआ, द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। दूसरा बनाना है ना, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, तो दूसरे का कलर ब्लैक कर लेते हैं ऐसे। अब ये साइटॉन हो गया और ये डेंड्राइट्स हो गए, ऐसे जाके लग गए ये यहाँ, ये कांटेक्ट पूरा टच नहीं करता इसलिए नहीं बता रहे। ये हो गया इसका एक्सॉन, ये एक्सॉन हो गया है ना, यहाँ इसको ऐसे ब्लॉक में कर लीजिए, दूसरे से मिक्स ना हो, इसका एक्सॉन हो गया, इसका टर्मिनल ब्रांच बनेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो इसको फोकस कर रहा है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट of the terminal branch of axon of one neuron with the dendrites of another neuron।
तो इस वाले पार्ट को, इसको आप ऊपर देखिए डेंड्राइट्स कह रहे थे, या हमने इसको ब्लैक बनाया, तो ये हो गया DENDRITES। इसको लेबलिंग के फॉर्म में ऐसे कर लेते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स ऑफ एनदर न्यूरॉन इज नोन एज रिसेप्टर। जिन्हें रिसेप्टर हम उसको कहते हैं जो किसी सेंस को ऐसे पिंच किया था, तो यहाँ पे जो टिश्यू है वो रिसेप्टर है। अभी पिंच करके आपको दिखाया था। ठीक, अब जब न्यूरॉन का जो ये पार्ट है, पहले इस आंसर को रीराइट करने के तरीके से सही कर लिया जाए। इट इज कॉल्ड साइनेप्स, SYNAPSE। ये हो गया साइनेप्स, रीराइट हो गया और करेक्ट भी हो गया। ये तो हमने एक हिस्सा कंप्लीट किया, यानी जो इस क्वेश्चन की डिमांड थी कि रीराइट द सेंटेंस इन द करेक्ट फॉर्म, वो हो गया। लेकिन इसमें यहां भी देखो, ये साइनेप्स जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये डिफाइन करने के लिए आता है। डेफिनेशन में आपको एक नंबर मिल कहाँ रहे हैं, जब आप 2 बार न्यूरॉन वर्ड लिख रहे हैं, यानी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ अ न्यूरॉन, या 1 न्यूरॉन, या सिंगल न्यूरॉन, 1 न्यूरॉन, जैसे भी करें, आपके पूरे सेंटेंस में न्यूरॉन 2 बार पता चलना चाहिए। कहने का मतलब कि साइनेप्स 2 न्यूरॉन से कम में बनेगा ही नहीं। एक ही न्यूरॉन का डेंड्राइट और एक्सॉन साइनेप्स नहीं बनाता, वो अपने ऊपर वाले से बनाएगा जो डेंड्राइट होगा, और जो एक्सॉन होगा वो उसके नीचे वाले डेंड्राइट से बनाएगा। ठीक, तो जब साइनेप्स की डेफिनेशन आएगी, देन यू विल राइट द एंटायर सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। मींस एक तरीके के क्वेश्चन से आपको 2 तरीके के आंसर मिल रहे हैं। अगर वर्ड बाय वर्ड याद रहे तो यहाँ आपके फुल मार्क्स। राइट, नेक्स्ट आइए फिफ्थ क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस इन क्लोरोप्लास्ट। पत्ती की बात हो रही है, जो पत्तियां होती है ना, उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल होता है, ये उस वाले क्लोरोप्लास्ट पे पहुंच गए हम लोग। ये लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, जहां फोटोसिंथेसिस होती है, वहां पहुंच गए। द प्रोसेस इन क्लोरोप्लास्ट बाय विच ATP is formed by the addition of phosphate to ADP। ये कह रहे हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ADP में फॉस्फेट जुड़ता है और ATP बनता है। The process in chloroplast by which ATP is formed, ATP बन गया, by the addition of phosphate to ADP in presence of light is known as polymerization। सेंटेंस तो ऑलरेडी इनकरेक्ट था, अब थोड़े थोड़े चीजें ले लेते हैं। पॉलीमेराइजेशन वर्ड फोटोसिंथेसिस में ही पढ़ा है। पॉलीमेराइजेशन इज यूनियन ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स का आपस में बार बार रिपीट होकर जुड़ना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ग्लूकोज 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 इक्वल्स टू स्टार्च इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ऐसे ही एक और है, जैसे न्यूक्लियोटाइड 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 इक्वल्स टू पॉलीमर, ये डीएनए बना, इसे पॉलीमर कहेंगे, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे वर्ड पॉलीमराइजेशन नहीं आएगा, पहले तो इसको हटा देते हैं। अब भाई बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा है, एक ऐसा ऑड वन आउट टाइप का ये क्वेश्चन हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, क्या करें। ये तो पता है कि एडीपी में फास्फेट ऐड करेंगे तो एटीपी बनेगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, एक फास्फेट ऐड कर दीजिए, एटीपी बना। लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है और क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, इसका मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्योंकि लाइट वर्ड दिया है ना, इस यहाँ पे सेंटेंस में लाइट वर्ड दिया हुआ है ना, लाइट दिया हुआ है, और आप यहाँ फॉस्फेट को एटीपी से ऐड कर रहे हैं, तो इसको पहले तो हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, यानी ये फॉस्फेट को राइलेट कर दिया, एटीपी से जोड़ दिया, तो वर्ड हो गया PHOSPHO। I'm correcting this one, PHOSPHO, phosphorylation, LATION, ये वर्ड बना। लेकिन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ना, तो हम वर्ड यूज करेंगे फोटो, PHOTO। क्या वर्ड मिला, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो सनलाइट के प्रेजेंस में, फॉस्फो इसे ऐड कर दिया, राइलेट किस में ऐड किया, एटीपी में, बनाया क्या, एटीपी। अगला सेंटेंस, क्योंकि ये फोटो वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में होता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के 3 प्रोसेस हैं, 3 स्टेप्स हैं।
नंबर 1 इसमें फोटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यानी कि एटीपी बना रहे हैं। और नंबर 2 पानी की फोटोलिसिस करते हैं। नंबर 3 इसी प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन अपने आप निकल जाती है। तो पहले तो हमने इसका रीराइट किया, यहां से पॉलीमराइजेशन हटा के हमने लिखा फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब फिर यही बात, इस क्वेश्चन में जितने वर्ड्स दिए थे एक को छोड़कर ऑलमोस्ट सभी डिफाइन करने के लिए आएंगे। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिखने को आ सकता है। कैसे लिखें? फोटो वर्ड पढ़ते ही समझ जाओ सनलाइट की बात हो रही है। सनलाइट वर्ड अगर यहाँ पे यूज करें और फॉस्फोराइलेट करके एटीपी बना रहे हैं, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। और फोटो वर्ड है, इसका मतलब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बात हो रही है। यानी आपको लिखना है मेकिंग ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन एटीपी इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।